यू वेलोसिटी से आया और कितने से गया, v से गया, u से आया और v से गया। सेपरेशन वेलोसिटी v माइनस जीरो, v माइनस, और अप्रोच वेलोसिटी u माइनस जीरो, और e की वैल्यू सेपरेशन बाई अप्रोच, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, e टाइम्स u। यहाँ पर और बेहतर कर सकते हैं आप, क्या करें आप, ये जो नंबर को ले ऊपर से बॉल आया, देखेंगे इधर बॉल ऊपर से गिरा और फिर क्या करके लौट गया, इसी लाइन लौटेगा इसी लाइन पे, बट आपको सब वैसे शो करने के लिए यहाँ दिखाया गया। गिरेगा कौन सी लाइन पे, सेम लाइन पे गिरेगा, बट आपको अलग से दिखा दिया गया। काफ़ी लोग पूछते हैं इस लाइन पे कैसे चला जाएगा। यहाँ v1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बोलते v1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाउंस। v1 बता रहा है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बना है। पहला कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी कितनी हो गई v1, और फिर से ये ऊपर जाएगा बॉल और फिर से लौटेगा। दूसरा कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितना मान लिया आप, v2। दूसरा कोलिजन के बाद क्या मान लिया वेलोसिटी, v2। हाँ जी, बॉल को छोड़ दिया गया। बॉल को छोड़ दिया गया। बॉल को रिलीज कर दिया गया कितने हाइट से, कैपिटल एच हाइट से। ऊपर से आएगा, क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो कोलिजन के जस्ट पहले एच और स्पीड में क्या रिलेशन बता देंगे। कोलिजन के पहले जस्ट यू की वैल्यू √2gh कह देंगे। आप कितने कह देंगे, तो √2gh से आया, यू की वैल्यू √2gh बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप, यू की वैल्यू √2gh बोल रहे हैं। एंड एक कोलिजन, पहला नंबर कोलिजन के बाद कितने स्पीड से उठा, v1 स्पीड से उठा। v1 रिप्रेजेंट करना है वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। वो जाएगा v1 से, फिर से आएगा कितने से, v1 से ही आएगा। v1 से गया तो कितने से आएगा, v1 से आएगा, और कोलिजन के बाद कितने से लौट रहा है, v2 से। v2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ सेकंड कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर सेकंड कोलिजन। तो जब सेकंड कोलिजन हो गया, v2 से लौट रहा है, किससे लौट रहा है वो, v2 से लौट रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बताएंगे आप, v2 से लौटा, v1 से आया था और v2 से सेपरेशन कितना बताएंगे, फिर से बताएंगे। सेपरेशन v2 हो गया और अप्रोच कितना हो गया, तो ई की वैल्यू v2 बाई, तो क्या लिख लेंगे आप, ई की वैल्यू v2 बाई v1, या v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v2 विल बी तो ई टाइम्स v1। v1 की वैल्यू कितना लिखा था पहले u के टर्म्स में, ओके। बॉल के गिराएंगे, देख लेंगे यहाँ पे, ये सब लोग कलम बंद करके ऊपर देख लें। ये क्या क्या आया, ये पहला कोलिजन हो गया, लौटेगा ऐसा, कैपिटल एच हाइट से आया था, लौटने के बाद h1 हाइट गया। h1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिबाउंड हाइट आफ्टर कोलिजन 1। अभी आएगा लौट करके h1 हाइट से आएगा, और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। आ जाएगा कितना, h2 हाइट गया, और फिर h2 हाइट आएगा, h2 हाइट आएगा। अब जो है v2 से आया और v3 से जाएगा, h3 हाइट गया, हाँ या नहीं, इसी लाइन पे होता रहेगा ये। तो बस इतना ही। अगर पूछ दिया कि नंबर ऑफ कोलिजन बता दें तो क्या बताएंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन इनफिनाइट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, जब बॉल को गिरा के घर पे देख लेगा, तो कॉमन से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं बॉल आज लेके आने वाला था, लेकिन जो है कि तो लास्ट मोमेंट में भूल गया। नहीं, मेरे रूम पे बॉल रखा हुआ है, 5-6 बॉल है हमारे पास। हाँ
जो भी खेलने का मौका दोगे सब खेलूँगा। चलें फिलहाल जो है कि खेलते हैं। तो क्या रखा हुआ ये साइड से गिराया गया बॉल को, ये साइड से बॉल को गिराया गया। अगर आप नहीं खेलते तो आप भी खेला करें। खेलने में, दौड़ने में या योगा करने में इन सब का आनंद जो है ना कि ये पॉसिबल ही नहीं है दूसरा। समझ आई बात नहीं है? इन सभी में जो आनंद है और कहीं मिल ही नहीं सकता। चलें, एच हाइट से आया और कितने हाइट पे गया? H1 हाइट गया। H1 का मतलब क्या बताया गया? H हाइट और H1 हाइट। ये पहला कोलिजन हो चुका। दूसरा कोलिजन के लिए तो H1 हाइट गया, फिर H1 हाइट से लौटेगा, H2 हाइट जाएगा, H2 तक लिख दिया, आगे हम लास्ट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो nth कोलिजन के लिए H1 का पैटर्न, H2 का पैटर्न निकालने के बाद डायरेक्ट क्या कर देंगे? nth का कर देंगे। नंबर ऑफ कोलिजन पूछे जाए तो कितना नाम देंगे आप? इनफाइनाइट। U से आया, V1 से लौटा, V1 से आया, V2 से लौटा, V1 से आया, V2 से लौटा, V2 से आएगा, V3 से लौटेगा। यहाँ पे E की वैल्यू कितना डिफाइन करोगे? E की वैल्यू, और यहाँ पे E की वैल्यू, यहाँ पे ये आएगा V1 से और जाएगा किससे? आया होगा V1 से, जाएगा V2 से, तो डायरेक्टली V2 बाई V1 या V3 बाई V2 ऐसा करते जाओगे। जनरलाइज के लिए तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे? तो डायरेक्टली Vn बाई Vn माइनस 1। किसी कोई कन्फ्यूजन? U का वैल्यू बता दोगे √2GH, V1 की वैल्यू √2GH1, V2 की वैल्यू √2GH2। तो ऐसे यहाँ पे तो आगे यूज करेंगे, फिलहाल तो इतना दिख गया होगा। पहले वेलोसिटी के लिए तो क्लियर कर ले हम लोग। यहाँ से V1 की वैल्यू कौन बता देगा? V1 की वैल्यू बोलेगा E टाइम्स U, और यहाँ से V1 की वैल्यू ये इससे और इससे कौन बता देगा? V2 की वैल्यू V2 E टाइम्स V1। क्लियर हो गया होगा, देख लेगा। पहले यहाँ से V1 लिख ले रहा हूँ, इन दोनों से V1 की वैल्यू E टाइम्स U, और V2 की वैल्यू। कुछ लोग जो है ना 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसी बैच के हैं, दूसरे बैच वाले हैं? किसी में चेंज आया नहीं आया रूटीन में? 4 बजे उठ रहे हो? 4 नहीं, कोई नहीं, 5 से स्टार्ट करें, 5 ही बजे से स्टार्ट करें। 5 बजे उठना शुरू कर देंगे तो आगे 4 बजे भी जाएगा, 4 भी बज जाएगा। कुछ ट्राई करेंगे, अभी ठंडा के टाइम में हो जाएगा, 4 बजना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ठंडा के टाइम में जल्दी नींद खुल जाता है। अरे नहीं, गलत बोल रहे, ठंड में जल्दी खुल जाता है। और ठंड में कॉम्पैक्ट एनर्जी होती है, ठंड में कॉम्पैक्ट एनर्जी होती है, तो डेफिनेटली गर्मी में तो लेट भी हो जाता है, मगर ठंडा में तो डेफिनेटली 4 बजे तो खुल ही जाता है। जब ठंडा में देखना तुम्हारा क्लास भी कम पहले कर दूंगा। जैसे ठंड पड़ेगा ना तो तुम्हारी क्लास जो 8 साढ़े 8 बजे टाइम दिया गया है, ठंड में ये 8 बजे पक्का ही हो जाती है। ये तो 8 बजे का तो पक्का ही है, 8 बजे क्लास हो जाएगी। चले यहाँ पे V1 की वैल्यू कितना? V1 की वैल्यू E टाइम्स U, और V2 की वैल्यू E टाइम्स V1। ऊपर से V1 की वैल्यू रख दो, क्या मिल जाएगा? ऊपर से V1 की वैल्यू रख दें, ऊपर से यहाँ से V1 की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ देख लो, V1 और V2 से कौन बताएगा क्या लिखा हुआ है? ये V1 और V2 में क्या साइंस है बोलोगे? यहाँ पे पहला कोलिजन है, नंबर ऑफ कोलिजन 1 है, इसलिए E का पावर बनाया है। और ये कौन सा कोलिजन है? इसलिए नंबर ऑफ कोलिजन सेकंड है, इसलिए E का पावर कितना आया? तो अब क्या करेंगे? तो nth कोलिजन के लिए क्या लिख लेंगे आप?
वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, कौन सा आगे हम कौन सा फार्मूला याद रखेंगे? एक ऊपर वाला v1 इक्वल टू ई टाइम्स यू, और दूसरा वाला कौन सा? nth वाला। बाकी जनरल नॉलेज के लिए तो क्वेश्चंस कहीं भी मिल सकते हैं। बाकी कोई 4 कोलिजन के बाद कुछ ऐसे बातें लिख दिएगा तो उसके अनुसार से काउंटिंग कर लोगे। 4th कोलिजन के बाद वेलोसिटी e पावर 4, 4th कोलिजन के बाद वेलोसिटी, तो या तो यहाँ से ही कर लें, v1 और v1 एंड u की वैल्यू h के टर्म्स में डाल दो, या तो इसी से कर सकते हो, या v1 की वैल्यू e टाइम्स u में h के टर्म्स में बात करना चाहते हैं तो कितना लिखोगे? √2g h, और ये कितना? √2g h1, √2g दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दें, स्क्वायरिंग कर दें, h1 इक्वल टू कितना कितना कितना? दूसरा v2 कितना था हमारा? v2 इक्वल टू e टाइम्स e स्क्वायर u, क्या डाल दें? √2g h2, सेम आ जा रहा है। सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? क्या साइंस है इसके अंदर? बॉक्स में डाल दिया। एक h1 याद रखना है, एक hn याद रखना। हाइट रिबाउंड आफ्टर कौन सा केस पढ़ना है? कोलिजन बिटवीन बॉल एंड अर्थ, नॉर्मल इंसिडेंस। जब वो ऐसे सीधा लाइन में गिराएंगे तो कौन से क्या बोलेंगे उसे आप? नॉर्मल इंसिडेंस। इनफाइनाइट कोलिजन जो है ना, बॉल को गिराओगे तो क्या होगा? गिरेगा, कांटेक्ट करने के बाद उठेगा, फिर ऐसा होता रहता है। रुकेगा ना, तो रुकेगा तो क्या होगा? वहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे? बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसको मानते हैं कि इनफाइनाइट हुआ। अगर तुम ऐसा मान थोड़ी देर के लिए मानो इलास्टिक कोलिजन हो, तब कितना आंसर दोगे? इनफाइनाइट दोगे ना, वो क्या ऐसा ऐसा चलता रहेगा? ठीक है, तो वो जब वहाँ पे चिपक जाएगा तो भी माना जाएगा ऐसा ऐसा चल ही रहा है। ये तुम बोल रहे हो ना कि तो लास्ट में जब चिपक जाएगा तो क्या मानेंगे? समझ आई बात? नहीं आई? लास्ट में जब वहाँ पे उसके बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल हो जाएगा तो वहाँ पे काउंटिंग करना स्मॉल हो जाएगा तो क्या कोलिजन बोलते हैं? इनफाइनाइट कोलिजन बोलते हैं। समझ आ गई बात? हाँ, बॉल को ऐसे गिराया, स्टिक कर गया, उठा ही नहीं। आदमी को ऊपर से गिराया क्या करेगा? वो चिपक गया उधर ही, बोल गया, तो क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक। बॉल को गिराएंगे तो डेफिनेटली रिबाउंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस एंड बॉल, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस एंड बॉल। तो यहाँ से ई की वैल्यू देख सकते हो कितना आ गया। मैं बोलना चाहता हूँ ई क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई क्या है? ई क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। काफ़ी बार क्वेश्चंस रहेंगे तो उसमें ई नहीं दिया रहता। क्या दिया रहता है? दिया रहेगा कोलिजन करने के बाद इतना हाइट रिबाउंड किया और ओरिजिनल इतने हाइट से गिराया गया था, तो ये दोनों वैल्यूज दिए रहेंगे तो उस सरफेस का क्या निकल जाएगा? ई निकल जाएगा। समझ आई बात? नहीं आई? ये कॉमन से बचपन में 7th क्लास में एक्सपेरिमेंट करते हैं, बॉल को गिरा करके पहले बोलते हैं कि इतने हाइट से बॉल को गिराओ, और फिर देखो कितने हाइट तक रिबाउंड किया, और दोनों हाइट को तो यहाँ पे जितना हाइट रिबाउंड किया और जितना हाइट से गिराया गया था दोनों का रेशियो से क्या निकाल लेते हम लोग? तो ई की वैल्यू निकल के आ जाती है। समझ आ गई बात? किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये ऐसा देख लें, ये ऐसा है, सब लोग देखा गिराया जा रहा है, देखना है कुछ रिबाउंड करता नहीं करता है। करा, मान लिया कि कितने मीटर से गिराया गया था? 25 मीटर से।
कितने मीटर से गिराया गया था? 25 मीटर। 25 25 25, ये कितनी वैल्यू है? 25। मान ले उठा कितना? 4 मीटर उठा। कितना मीटर ये बाउंड किया? 4 मीटर उठा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 4/25, 2/5 क्या आ गया? ग्राउंड एंड इस ऑब्जेक्ट का तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ गया। क्या आ गया? इसके जगह पे लेदर की बॉल गिराते हैं, जो भी टेनिस वाली बॉल गिराते हैं, तो टेनिस वाली बॉल क्या करता है? इससे ज़्यादा उठता। मान लियो कितना उठता? 16 मीटर। 16/25 नहीं लिखते, 4/5 आ जाता। कितना आता? तो 4/5 आ जाता उस केस में। उस बॉल का और अर्थ का तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इतना आ जाएगा, हाँ या नहीं? जबकि कौन सी वाली? स्क्वैश वाली बॉल गिराएं। स्क्वैश वाली बॉल देखा कभी? क्या देखा उसमें? उसके अलावा क्या देखा? ज़्यादा बाउंस करेगी। वो गिराया 25 मीटर से, वो बाउंस कितना कर गया? 49 मीटर। बाउंस कितना कर गया? 49। तो यहाँ 49 रखेंगे और ये 25, तो 7/5 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। यही पहले भी बताया था कि ई की वैल्यू इलास्टिक के लिए 1 है, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0 और इन इलास्टिक के लिए इनके बीच में। बट ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। और यहीं पे बोला गया कि यहाँ से आपको साबित कर दिया कि ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है। ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है। कहाँ बता दिया? तो जहाँ पे रिबाउंडिंग हाइट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो गई, तो उस सरफेस के लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। समझ आ गया होगा लोगों को? हाँ, ये कहीं से भी निकाल लो सेम रहेगा ना, वहाँ पे दिया रहेगा हाइट के बारे में। बॉल और सरफेस वही है, तो क्या रहेगा हमारा? अगर यहाँ से ना हमें देख लेंगे, यहाँ पे S2 = E⁴h दिया रहेगा सवाल में। देखो इधर बोल दिया कि बॉल को कितने मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, तो सुनोगे? बॉल को गिराया गया 25 मीटर की ऊंचाई से। बॉल को कितने मीटर की ऊंचाई से गिराया गया? 25 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। और सेकंड कोलिजन के बाद 1 ही मीटर ये बाउंस बैक किया। सेकंड कोलिजन के बाद कितना मीटर बाउंस बैक किया? 1 मीटर। तो ई निकालो। क्या लिखेंगे? H2 की वैल्यू 1 और E⁴ एंड 25 कितना हो गया हमारा? कितने कोलिजन के बाद? सेकेंड कोलिजन के बाद कितना मीटर ही बॉन्ड किया? 1 मीटर। तो क्या बताएंगे आप? ई की वैल्यू कितनी आ गई? 1/25 का पावर। ऐसा कर लोगे तुम, आगे जो भी निकाल सकते हो निकाल लोगे। वो समझ आई? बात नहीं आई? वो किससे कंफ्यूज नहीं होंगे? वो क्वेश्चन जो पहले किया था, 1 कोलिजन के बाद हाइट दिया ना, वो कहीं वहीं पे ख़त्म हो गया। उस केस में तो ई निकाल लिया ना उस बॉल का, ख़त्म हो गया। उससे उसको कोई मतलब नहीं। या तो 1 कोलिजन के बाद हाइट दिए रहेंगे, या 2 कोलिजन के बाद दिए रहेंगे, 3, कोई एक ही दिया रहेगा। ऐसे नहीं कि 1 कोलिजन के बाद भी हाइट, 2 के बाद भी, 3 के बाद कोई देने का मीनिंग नहीं है। क्योंकि कहीं एक ही जगह से हमारा आंसर निकल जाता, दोनों जगह से निकलवाने का कोई मीनिंग नहीं है। निकलवाएंगे तो उसी रेशियो में फिर देंगे वैल्यूज। किसी को कन्फ्यूजन चल रही तो बताएगा। ये सेम रहेगा उस सरफेस के लिए, बॉल के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दूसरा काम तो कुछ क्वेश्चंस में तो यहीं से क्वेश्चन ये स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट वो ई की वैल्यू बोलते नहीं है कि ई की वैल्यू इतना ले लो, ई की वैल्यू इतना ले लो, ऐसा बोलते हैं। कितनी हाइट से गिराएगी, इतना हाइट रिबाउंड किया, तो पहले तुम्हें क्या करना होगा? ये फाइंड आउट कर लेना होगा और आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो H1 H2 आपने आइडेंटिफाई कर लिया। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, बातचीत नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। तो नेक्स्ट वेलोसिटी के बारे में चर्चा कर दिया। उसके अलावा वन मोर इन पैरामीटर क्या होता है हमारा? तो टाइम की चर्चा होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। ऊपर से जब रिलीज किया था टाइम टी लग गया। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2h/g का रूट, h/GT²/2, या टी की वैल्यू 2h/g का रूट। तो डायरेक्ट टी की वैल्यू 2h/g का रूट। और यहाँ से लौटेगा बॉल, तो h1 हाइट गया, ये टी था ना, टी की वैल्यू कितनी हो गई? 2h/g का रूट है, 2h/g का रूट। कैपिटल टी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। लौटेगा कितना हाइट लौटा? h1 हाइट ही लौटा, h1 हाइट लौटा ही है। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा होगा? मान लें T1 का मतलब समझ में आ गया होगा।
एक कोलिजन के बाद रिबॉन्डिंग हाइट और रिबॉन्डिंग टाइम, एक कोलिजन के बाद रिबॉन्डिंग टाइम कितना हो गया, तो 2h1 h1 की वैल्यू रख दो, h1 की वैल्यू रख दो, h1 की वैल्यू रख दो, ई स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, ई बाहर निकाल लो, बच क्या गया, बोलो बोलो, 2h/g का रूट, 2h/g का रूट को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी के टर्म्स में बातचीत चल रही है, तो जब ऊपर से गिराएंगे तो कैपिटल टी टाइम लगा, एक रिबाउंड के बाद कितना, t1 की वैल्यू ई टाइम्स कैपिटल टी, तो यहाँ से यहाँ जाने में ई टाइम्स कैपिटल टी, फिर लौट के आएगा ई टाइम्स कैपिटल टी, अब फिर से कितने जाएगा, h2 जाएगा, समझ आई बात, तो यहीं से कर दूँ या प्रूव कर दूँ, एक कोलिजन के बाद कितना है पावर, दो कोलिजन के बाद साबित करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई का पावर 2 आ जाएगा, nth कोलिजन के बाद कितना टाइम लगेगा लौटने में, nth कोलिजन के बाद क्लियर हो गया होगा, टाइम के लिए तो टाइम के लिए तो t1 की वैल्यू निकाल लिया, ई का पावर तो 1 इंटू टी, t2 की वैल्यू ऐसे जो कंटिन्यू कर दो, tn की वैल्यू t1 t2 t3 tn तक जाओगे ऐसे, ऑब्जेक्ट जो है तो रिबॉन्ड करता है, तो करस्पॉन्डिंग टाइम्स के बारे में तो ऐसा कर लेंगे आप, nth कोलिजन के बाद वेलोसिटी हाइट एंड टाइम किसको याद हो गया, nth कोलिजन के बाद वेलोसिटी ई का पावर n इंटू यू, ई का पावर n इंटू यू, हाइट ई का पावर 2n इंटू कैपिटल एच, और टाइम ई का पावर n इंटू, कुछ जगह पे इतना ही फार्मूला टिक आउट करने के लिए पूछ रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आइडेंटिफाई कर लोगे, अब जो है तो इन पर जो है फाइंडिंग करना, बायोलॉजी की फाइंडिंग करना, ऊपर देगा, तुमने सुना होगा कि ऐसा कुछ देखेंगे, ऐसे ही स्टोरी चल रही है एलिमेंट्री क्लास में, ऐसे तुमने ना तो कुछ मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस करा होगा, एक क्या है तो जो लाइक जो फ्लावर लगाते हैं, जो फ्लावरिंग का काम करते हैं, तो उसने क्या किया, एक जो है तो बकेट को लेकर के यहाँ से तो ए पॉइंट पे रखा, और फिर वापस लौटा, दूसरे को लेकर जाकर बी पे रखा, और फिर तीसरे को ले जाकर कहाँ रखा, सी पे रखा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, याद है कुछ, कैसे निकालते थे, ऐड करते थे किसको, डबल डबल ऐड करते थे, सिंगल सिंगल, ये बॉल को गिरा दिया, कैपिटल एच हाइट से गिरा, और कितना हाइट लौटा, h1 गया होगा, और h1 क्या करा होगा, ऊपर उठा होगा, फिर नीचे आया भी होगा, और जबकि h2 लौटा होगा, फिर से h2 आया भी होगा, हाँ या नहीं, h2 हाँ या नहीं, या ऐसा समझ लें सब लोगों को ऊपर से तो मतलब गिराया गया या फेंका गया, छोड़ा गया, सबको ऊपर से छोड़ा गया, समझ आ गया लोगों को, तो एक बार सब उसको ऊपर से छोड़ा गया तो नीचे आया, अब धरती पे आया, और धरती पे आने के बाद क्या करते हैं, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से, हाँ ऐसे करते नहीं करते, या मोदी साहब क्या करते, एक बार ऊपर से छोड़ा गया, और फिर घर से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से घर, घर से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से, नहीं समझ में आई बात, तो घर से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से घर, तो कितनी बार जोड़ेंगे इसको, 2 बार, कितनी बार जोड़ेंगे, 2 बार, ठीक, और ऊपर से जो गिराया गया 1 बार, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना होगा, तो कैसे निकाल लेंगे, टोटल बॉल को गिरा दिया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताएगा, सब लोग बताएगा, ये सही है गलत है, बोलो बोलो बोलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कैपिटल H प्लस ट्वाइस h1 प्लस ट्वाइस h2 प्लस ट्वाइस h3, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना होता है कि ऑब्जेक्ट और तो गिरा दिया गया, ऊपर से तो छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या निकालना, तो कैपिटल H के टर्म्स में निकालनी है, कैपिटल H एक ही बार लिखा फिलहाल, बाकी जब ट्वाइस h1 ट्वाइस h2 ऐसा कर लेंगे, कैपिटल H ट्वाइस h1 को कितना लिख लोगे, इनफाइनाइट टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स है,
एच हो गया और कितना हो गया, कैपिटल एच प्लस 2e स्क्वायर कैपिटल एच 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई का पावर 4। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट तो क्या बताएंगे, तो हाँ जी डिस्प्लेसमेंट क्या कैपिटल एच बताएंगे। अल्टीमेटली होना क्या आया, तो ग्राउंड पे ही रहना अल्टीमेटली, इनफिनाइट कोलिजन का बाद कहाँ रह जाना, ग्राउंड पे ही। तो डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एच आंसर देंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना आंसर देंगे, कैपिटल एच। बट डिस्टेंस के लिए कितना बताएंगे, तो ऐसे निकालेंगे आप। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। हाँ, एच प्लस 2h ये स्क्वायर भी बाहर ले लिया ना, ये यहाँ पे है। अच्छा कुछ गलत लिखा क्या आपको लग रहा, कैपिटल एच ठीक है। ये 2e स्क्वायर h1 की वैल्यू e स्क्वायर h वहाँ तक भी सही है। ये h को ऐसे छोड़ दिया, ये वाला वैसे इनमें तो कॉमन लिया हमने, तो 2 टाइम्स e स्क्वायर h कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे कितना बच गया e स्क्वायर, ऐसा कर लिया। ये यहाँ से ना कॉमन आ जा रहा है, यहाँ इससे डायरेक्ट तो ऐड करने का नियम कुछ नहीं है। इन्फिनाइट टर्म के लिए एक फार्मूला आप ऑलरेडी जानते होंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर ऐसा कुछ है। तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट जीपी बोलते हैं। और 1/1 माइनस आर फार्मूला था इनका। आर क्या होता है, सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का रेशियो है, आगे वाला और पीछे वाला कंजुगेटिव टर्म का रेशियो। इसका रेशियो कितना है, आर, इसका रेशियो कितना, तो आर कहाँ से निकालेंगे, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो को आर बोलते हैं, या थर्ड एंड सेकंड टर्म का कंजुगेटिव टर्म का तो रेशियो को आर बोलते हैं। तो इनका समेशन का एक फार्मूला था, ऑलरेडी आप जानते होंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। फार्मूला कितना था, 1/1 माइनस आर। ये आगे भी 10 जगहों पे यूज होगा फिर पूरे फिजिक्स में। कुछ लोग देख रहे हैं, बाकी लोग भी देखना शुरू करें, क्योंकि जो आपको बताया था रिवीजन क्लास जब हुई थी तो उसमें कुछ वीडियोज इस पर भी तो सीरीज वाले चीज़ों को अलग से करके दे दिया गया। ये समझ आई बात है, बाद में इन्हीं सब चीज़ों को कलेक्ट करके दे दी जाता है। क्या ये बेसिक, ये बेसिक क्या है, मैथमेटिक्स, ये बेसिक मैथमेटिक्स ये समझ आई बात नहीं है। और इसको यूटिलाइज करने के लिए तो इसका यूटिलाइजेशन वहाँ पे होता, जो बॉल को गिराया तो उसके इसमें होता। बात समझ आई कुछ, इन दोनों का तो रेशियो से निकल के आ जाता आंसर, सेकेंड और फर्स्ट का रेशियो से आ जाता, या फिर किसका, थर्ड एंड सेकंड का रेशियो, या किससे निकाल सकते, फोर्थ एंड थर्ड का रेशियो से। समझ आई बात नहीं है, तो बता दिया कि 10 जगहों पे यूज होता है, कहीं ना कहीं एक आध जगहों पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, आंसर कितना बताएंगे इनका समेशन, कौन बताएगा कितना आ रहा है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ पे रखोगे ऐसा कितना आ जाएगा, 10 जगहों पे ये फार्मूला यूज करूँगा। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस या 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यू ऐसा, तो इनका समेशन कितना होता, तो डेटा भी 2 हुआ था। आगे चल कर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दूंगा, 2 का मतलब यही होता है, 2 का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 होता है इन्फिनाइट टर्म्स। जब 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू इन्फिनाइट टर्म्स का वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा, तो वहाँ पे कितना लिखोगे तुम, यहाँ पे कितना लिखोगे समेशन इन्फिनाइट टर्म का, इन्फिनाइट टर्म है, इन्फिनाइट कोलिजन्स हैं। h प्लस 2 टाइम्स ई स्क्वायर 1/1 माइनस, क्लियर हो गया। ऐड कर लोगे, एलसीएम वगैरह ले लोगे, 2 टाइम्स ई स्क्वायर एच, एलसीएम लेके बताओ कितना आ जा रहा है, नीचे 1 माइनस ई स्क्वायर है, ऊपर में एच कॉमन हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारा, वेरी गुड। टेंटेटिव रहें सब लोग, आगे स्टेप्स करते रहें कि कैलकुलेशन हैंडी रखें, उतारने में विश्वास ना रखेंगे, मास्टर करेगा मैं कर लूँगा, मैं तो उतारने के लिए जन्म लिया हूँ।
ऐसा ना करें, आप समझे कि हमें कुछ करना है। एच 1 प्लस ई स्क्वायर बटे 1 माइनस ई स्क्वायर, सही है गलत है? इलास्टिक के लिए वेरीफाई कर ले कितना आ रहा है। इनफाइनाइट डिस्टेंस होता नहीं होता, छोड़ देंगे तो लौटते चलता रहेगा, क्या रहेगा? तो कितने डिस्टेंस होगा? इनफाइनाइट हो गया ना। और न्यूटन ने जानते हो ना कि जितने स्पीड से गिराओगे उतने स्पीड से लौटता रहेगा, तो ये चलता ही रहेगा। तो समझ आ गया होगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना बोलेंगे वहाँ पे? इनफाइनाइट बोलेंगे। इलास्टिक के लिए वैलिड है, परफेक्ट इन इलास्टिक के लिए बोला जाएगा। ई की वैल्यू क्या रख दें? 0। तो कैपिटल एच आ जाएगा। और कुछ ई की वैल्यू दिया रहेगा 1/2 1/4, तो उसके लिए वैल्यू रख के यहाँ पे निकाल लेंगे। हाँ या नहीं? टोटल डिस्टेंस समझ में आ गया लोगों को? कितने अननोन है यहाँ पे? 3 अननोन है। एक टोटल डिस्टेंस कैपिटल एच एंड ई, कोई 2 वैल्यू दिए रहेंगे, तीसरा फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रबल्ड का फार्मूला बता दिया, टोटल डिस्टेंस ट्रबल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रबल्ड। तो इसमें एक और केस होता, ध्यान सुनोगे। अभी मैंने पूछा कि सभी लोगों को ऊपर से तो फेंका गया है या छोड़ा गया? क्या आंसर दिया गया? छोड़ा गया। क्या करा गया? छोड़ा गया। तो कैपिटल एच को एक ही बार लिखा था, बाकी जो H1 H2 को क्या कर था? ट्वाइस H1 ट्वाइस H2 कर था। हाँ या नहीं? लेकिन तो कुछ देर समय के लिए ऐसा मानो ऊपर से किसी को छोड़ा नहीं गया, सबको नीचे से उछाला गया, तो क्या करते आप? हाँ जी, एच भी दो बार आ जाता। तो अगर नीचे से उछालने का केस बोलेगा, वो जो पहले लिखा है कि एच टाइम्स 1 प्लस ई स्क्वायर बटे 1 माइनस ई स्क्वायर टोटल डिस्टेंस, तो किताबों में जो एक्सप्रेशन वाइज तो वही पढ़ते हैं, बट कुछ जगहों पे क्वेश्चंस में नीचे से उछालने वाला केस पूछा हुआ। क्या पूछा हुआ? बॉल को छोड़ने वोड़ने का केस नहीं है। कौन सा केस है? नीचे से उछाला ही गया, यहीं से शुरू किया, यहाँ से उछाला गया, उसके बाद स्टार्ट हुआ गेम। तो यहाँ से उछाला, कैपिटल एच साइड गया, तो क्या करेगा फिर? वो लौटेगा भी, ऊपर से लौटेगा भी, जा करके लौटेगा भी। हाँ या नहीं? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, कैपिटल एच साइड गया और लौटेगा, कैपिटल एच साइड गया और लौटेगा। तो उछाला गया ग्राउंड से, जब उछाला गया तो उस केस में क्या कर लोगे? उसके बाद तो हम जानते हैं कि इसके बाद कितना होता है, इसके बाद उछालने के बाद इधर वाले कितना हो जाएंगे? तो इसके इधर वाले क्या हो जाएंगे? एच टाइम्स 1 प्लस ई स्क्वायर बटे, अरे उधर से छोड़ा गया, उधर से छोड़ा गया यहाँ से, तो इसके वाला केस तो हम जानते ही है। और यहाँ से उछालने वाला केस तो एक एक्स्ट्रा कनेक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये? तो जब नीचे से उछाला जाएगा तो केयरफुली क्वेश्चन पढ़ लोगे। उछालने वाले केस के लिए टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस 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 टोटल। कौन सा केस के लिए लिखा गया है? नीचे से उछालने वाला केस के लिए एक्सप्रेशन वाइज वही याद रखेंगे। किसी क्वेश्चन में तो कुछ क्वेश्चन है किताबों में, उसके लिए बता दिया गया कि उछाला गया नीचे से, तब के लिए क्या करोगे? नीचे से उछाला गया तब क्या करोगे? DW तो कैपिटल एच एक्स्ट्रा उसमें जोड़ देंगे। फार्मूला भाई जब मैं बोलेंगे दो फार्मूला याद रखना, दो मत याद रखें हम। एच इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर बटे 1 माइनस ई स्क्वायर याद रखें, वहाँ से काउंट करें, और उछालने वाले केस में एक्स्ट्रा कैपिटल एच जोड़ दें, वो जोड़ दें उसमें। ये भी फार्मूला याद हो गया लोगों को? इसमें भी कितने अननोन है हमारे? 3 अननोन है। टोटल डिस्टेंस, कैपिटल एच एंड, ये 3 में कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा फाइंड आउट कर लोगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करें। टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, तो नेक्स्ट विल बी टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, नेक्स्ट विल बी टोटल टाइम। किसको समझ में आ गया? चीज़ें बोलता रहेगा, बोलेंगे 2 केस बताया है। छोड़ने वाले केस के लिए एच 1 प्लस ई स्क्वायर बटे 1 माइनस ई स्क्वायर, उछालने वाले केस में एच इंटू 2 1 माइनस ई स्क्वायर। उसके अलावा तो छोड़ने का मतलब तो कैपिटल एच हाइट आएगा, और फिर H1 2 बार आता है, H2 2 बार आता है। ऐसे किसी को समझा भी सकते हो तुम। समझ आई बात? नहीं तो तुम बोलते रहा करो। जो चलें टोटल डिस्टेंस, चलो टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं लिखा है, डिस्प्लेसमेंट कितना मान लोगे तुम? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेकिन छोड़ने वाले केस में, ऊपर से छोड़ने वाले केस में कैपिटल एच, और नीचे से उछालने वाले केस में तो 0। नीचे से उछालने वाले केस में डिस्प्लेसमेंट की चर्चा होगी तो ऐसा कर लोगे तुम। टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम ऊपर देगा। फिर से क्या होगा? जब छोड़ा गया तो कैपिटल टी, और जब लौटेगा तो T1 2 बार, T2 ऐसा होगा टोटल टाइम के लिए एक्सप्रेशन। जिनको कन्फ्यूजन है बता देगा।
कैपिटल टी प्लस ट्वाइस टी वन प्लस ट्वाइस टी टू, टी वन की जगह पे कितना लिख दूँ बोलेगा? ई टाइम्स बोलते रहोगे तुम। इनफाइनाइट सम बता दोगे इनका? कौन बताएगा अब इस पर? ये किसी को दिक्कत बता देगा? इनफाइनाइट टर्म का सम, इसका इसका रेशियो आर की वैल्यू ई आ गई तो 1/1 - ई हो जाएगा। समझ में आ गया तो भी बोलता रहेगा, नहीं आया तो भी बताता रहेगा। ये फार्मूला था बेटा कॉमन रेशियो का, दिखाया था देखो, 1 + r+r² अप टू इन्फिनाइट टर्म रहेगा, इन्फिनाइट जीपी बोलते हैं। ऐसे फैशन में रहेगा तो क्या इसमें क्या फैशन है? फैशन ये है कि किसी भी कंजुगेटिव दो का आगे और पीछे का रेशियो ले लो तो कितना आएगा? आर होगा। आगे और पीछे का रेशियो लो तो सेकंड एंड फर्स्ट का आर है, थर्ड एंड सेकंड का भी क्या आर है। अगला टर्म क्या लिखते वहाँ लिखना होता तो आर का पावर 3 आ जाता। तो इस पिछले वाला पता तो अगला पता चल जाएगा, अगला पता तो पिछला पता चल जाएगा। ऐसा कर सकते हैं इसमें। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जीपी, ज्योमेट्रिक तो सीरीज बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इनका समेशन के लिए फार्मूला होता है 1/1 - r, यहाँ से सम निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम बैठ के जोड़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करते कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 ऐसे जोड़ते रहे बैठ करके, ऐसा नहीं करते। इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं, इनका समेशन इतना ही होता है 1 + 1/2 + 1/4। समझ आई बात? इसी जैसे तो ज्योमेट्रिक सीरीज को आगे रेडियो एक्टिविटी में भी जाके पढ़ेंगे। 1/2 का पावर n वहाँ भी यूज होगा हाफ लाइफ में। क्लियर बात हो गई? हाँ, जिनको दिक्कत है बताओ। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? बोलो, तुम्हें बोलो वहाँ पे क्या लिखा हुआ? देखो देखो क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, 1 + e² ऐसा लिखा हुआ था। तो कितना आंसर दोगे? 1/1 - e होगा। ई की वैल्यू कुछ दिया रहेगा। इन्फिनाइट जीपी का समेशन, ई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है कॉमनली? तो स्पेशल केस के छोड़ दें, अदरवाइज 0 से 1 में होती है। तो 0 से 1 वाले केसेस में ये वैल्यू होता है। वैसे फार्मूला आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? तो 0 से 1 के लिए, 1 से छोटी वैल्यूज के लिए ट्रू होता है वो। चले फिलहाल ये आपको पता चल गया। यहाँ पे ई की वैल्यू तो छोटी होती है 1 से, एक्सेप्शनल केस अलग आपको बोल दिया गया। कॉमन ले लें, जोड़ दें, कितना था टोटल टाइम? एलसीएम ले लो वैसे, t × 1 + e/1 - e। टोटल टाइम कैपिटल टी की वैल्यू कितना लिख लोगे? बाकी क्या बता दोगे? कितने अननोन फिर से टोटल टाइम में? एक टोटल टाइम, एक कैपिटल एच एंड ई, 3 लोग हैं, कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा फाइंड आउट कर लोगे। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। कैपिटल टी का मतलब 2h/g था। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको जो है कि 1-2 महीने की क्लास हो गई है और उनको कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आया ही नहीं? हाथ उठाएंगे। ये 2 महीने से फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। जैसा पहले हालत था वैसी हालत में चल रहा है अभी भी। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बताएंगे। अभी टाइम है, उनके लिए कुछ किया जा सकता है इसलिए पूछा जा रहा है। बाकी अगर नहीं बताएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। जो एडवांटेज होगा या इम्प्रूवमेंट होगा आप पे भी डिपेंड करेगा कि आप कैसे उसको यूटिलाइज करें डेटा को। डेटा आपको जो नीट के लिए रिक्वायरमेंट है वो दिया जा रहा है। अब इन वैल्यूज को तो लाइक मैथमेटिकल फॉर्म में तो पुट करना पड़ेगा, आंसर्स निकालना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। समझ आई बात नहीं आई?
समस्या का समाधान बताने से ये होगा कि हमें फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं समझ आई बात। बताएंगे तभी समाधान निकलेगा, नहीं बताएंगे तो वो समस्या बढ़ती जाएगी। टोटल डिस्टेंस भाई, टोटल टाइम। मैं समस्या को बढ़ाने के लिए नहीं हूँ, मैं सोल्यूशन हूँ, मैं समाधान हूँ। क्या हूँ? तो आप बताएंगे तो उसका समाधान निकाला जाएगा, समस्या को दूर किया जाएगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फार्मूला बताया था लोगों को। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करीब 3 महीने पहले बताया गया था आपको। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एवरेज स्पीड होती है। टोटल डिस्टेंस निकाल दिया गया, कितना 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 1 + e² बाई टोटल टाइम। इधर कैपिटल टी के टर्म्स में डाल सकते हो या कैपिटल एच के टर्म्स में डाल सकते हो। कितने में डाल दूं? डेट विल कैपिटल एच बाई टी। यस, हाँ जी। किसके लिए? रिलीज किया गया, छोड़ दिया गया, ऊपर से ड्रॉप कर दिया गया। 1 + e² है, नीचे 1 - e²। 1 - e² को 1 + e 1 - e लिख देता हूँ। 1 + e 1 - e लिख दिया गया। और क्या था टर्म? ये वाला क्या टर्म था? 1 + e और 1 - ऐसा टर्म था, ये मारा जाएगा। कितना आंसर आ गया? 1 + e² बाई टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम से क्या निकल गया? एवरेज स्पीड। किसी को मर्जी है तो कैपिटल टी की वैल्यू कितना रिप्लेस कर सकते हो? 2h/g। तो टोटल एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में आ जाएगा? तो h के टर्म्स में आ जाएगा, e के टर्म्स में टोटल एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। बाकी इसके लिए भी नोट कर लेंगे। क्या था हमारा? रिलीज करने के लिए टोटल टाइम कितना था? रिलीज करने के लिए टोटल टाइम कितना था? t 1 + e बटे 1 - e। अरे रिलीज करने के लिए उछाला जाएगा तो क्या कर लोगे? उछाला जाएगा तो टी ऐड कर लोगे। ग्राउंड से उछाला गया के लिए टोटल टाइम, उछाला गया तो टोटल टाइम नोट कर लोगे तुम। अलग से लिख दिया उछालने के लिए, कुछ क्वेश्चंस हैं किताबों में जहाँ पे उछालने के लिए बोला गया है। आगे मूव करोगे। अब उसके लिए भी लिखवाऊँ क्या? उछालने वाले के लिए एवरेज स्पीड निकालो, कर लोगे तुम रेशियो। टोटल डिस्टेंस निकाल दिया, टोटल टाइम निकाल दिया गया। 2 कैसे आ गया? एलसीएम ले लो ना बेटा, ये क्या कॉमन लेके एलसीएम ले लें। यहाँ पे यहाँ ऐसा बन जाएगा 1 + 1 + e 1 - e। एलसीएम लेंगे तो ऐसा बन जाएगा t, नीचे एलसीएम 1 - e 1 - e + 1 + e। e हटा देंगे। हाँ, वेरी गुड। कैपिटल टी को 2h/g भी लिख सकते हैं। ये क्या बताया? समझ आ गया? जब ग्राउंड से उछालेंगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा इनफिनाइट कोलिजन्स के लिए? टोटल टाइम की वैल्यू इतना आ गई। टोटल डिस्टेंस पहले लिखवाया था और दोनों का रेशियो ले लेंगे तो इसके लिए एवरेज स्पीड निकल जाएगा। उछालने वाले केस के लिए एवरेज स्पीड निकल जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को? जहाँ पर रहेगा तो ऐसे केस अप्लाई कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम निकाल दिया गया। तो कौन सा इंसिडेंस पढ़ रहे थे हम लोग? नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहे थे। किस में कर रहे थे हम? यहाँ से फिलहाल मैं ये अब लेके चलता हूँ यहाँ से, यहाँ से तो ये इन्फॉर्मेशन लेके निकल रहा हूँ इस टॉपिक से। वो nth कोलिजन के बाद वेलोसिटी, हाइट, टाइम एंड टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम ऊपर से छोड़ने के लिए, नीचे से उछालने के लिए, और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सब आपको मेजर करना आ गया। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। कुछ डायरेक्ट फार्मूले पूछ रहे थे, कुछ जगहों पे तो वैल्यूज दिए कर कैलकुलेशन करवाते हैं। और अब कंसेप्चुअली मैं यहाँ से क्या लेके निकल रहा हूँ कि आया कितने से? आया यू से। यू क्या है इसका? तो नॉर्मल इंसिडेंस है, यू नॉर्मली आ रहा है।
आ गया भी से, तो क्या लिखोगे भी से, तो भी की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये u और भी, ये होते क्या है, ये नॉर्मल वेलोसिटी होती है। नॉर्मल में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब एंगल पे डालेंगे तो दो कंपोनेंट होगा, एक सरफेस के पैरेलल होगा, एक सरफेस के नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला यूज होगा, जो नॉर्मल वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो कितने टाइम्स मैग्नीफाई होकर लौटेगा, ई टाइम्स मैग्नीफाई होकर लौटेगा। नॉर्मल वाला कितने टाइम्स मैग्नीफाई होकर लौटेगा, समझ आ गई बात, यू से गिराएंगे ई टाइम्स मैग्नीफाई होकर लौटेगा। जो ई की वैल्यू लेस देन 1 है तो कंप्रेस होकर लौटेगा। तो यही फंडा लेकर के तो यहाँ से निकलूंगा। ये फिलहाल ये फंडा याद रखें। एक एक्सप्रेशन को एनालिसिस कर लें। सब लोग V1 का फार्मूला बताएगा मैं। M1 M2 के दो ऑब्जेक्ट थे और कोलिजन के बाद V1 और V2 वेलोसिटी बता देंगे। V1 की वैल्यू बताओगे, इनको बोलने दे। V1 में तो यहाँ वाला पहला टर्म फिलअप करोगे तुम, चुप रहेंगे बाकी लोग, इनको बोलने देंगे। 1 + E, पहला टर्म 1 + E आता था। ये V1 के वैल्यू थे, कितने थे। इसी केस में अगर इलास्टिक है तो क्या बताया था, ई के वैल्यू बन करके ऐसा कर लिया था। गुड, हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट में तो इसका जो V2 का भी तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ऊपर देखते रहेगा लोग। ये V2 की वैल्यू जो लिखना है, ये क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 1 + और प्लस ई की वैल्यू बंद कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 M1 U1। और यहाँ पे समझ आ गया लोगों को, ध्यान सुनोगे। कोलिजन के बाद की वेलोसिटी निकालनी है। सब कुछ बढ़िया लग रहा है, फार्मूला अच्छा लग रहा है लोगों को। एक स्पेशल केस को ध्यान सुनोगे, उसको नाम से मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर जो है क्या कर रहा है, तो एक ऐसा सिचुएशन ले, M2 जो है बहुत बड़ा है M1 से, ऐसा एक केस होता। स्पेशल केस कुछ क्वेश्चन में या तो ऐसे लिखे रहेंगे कि M2 क्या है, बहुत ही ज़्यादा है और M1 बहुत ही कम है। तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी निकालो। ना समझ में आई बात। अगर क्या दिया रहता 10 किलो और 20 किलो दिया रहता, तब तो हम 10 किलो 20 किलो रख करके कंपेयर निकाल लेते हैं आंसर। M1 M2 10 किलो और 20 किलो रहता तो निकाल लेते ना तुम। अब एक स्पेशल केस रहता जहाँ पे क्या करना होता, तो M2 बहुत ही भारी है और M1 क्या है, लाइट है। ऐसा केस माने कि मेट्रो जा M2 आगे वाला M2 था, आगे वाला क्या नाम दिया था हमने, M2 बहुत हैवी है, ये लिखा हुआ ना। मतलब मेट्रो आगे जा रही है, मेट्रो रन कर रही है और तुम पीछे से आए दौड़ते हुए। M1 पीछे से दौड़ता हुआ आया U1 वेलोसिटी से। मेट्रो कितने से जा रहा है, ये U2 से जा रहा है और पीछे से तुम क्या है, U1 से आए। तुम लाइट हो ना, तुम कैसे हो, लाइट हो। M1 लाइट है, तुम लाइट हो और मेट्रो हैवी है। मेट्रो जा रही है, तुम कहाँ से मेट्रो को जाकर किक कर दिए, जाकर तुम्हें ज़बरदस्ती टकरा गए, ज़बरदस्ती जाकर तुम क्या कर गए। ऐसा ये केस बना लिया। तो तुम्हारा क्या होगा और मेट्रो का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा और मेट्रो का क्या होगा। तुम जाकर क्या करके पीछे से जाकर मेट्रो को टकरा गए। समझ आई बात नहीं आई। तुम जाकर के पीछे से मेट्रो को टकरा गए। ऊपर देखेंगे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि M1 बहुत ही छोटा है कंपेरिजन में, बहुत ही। तो जहाँ जहाँ भी M1 है तो M2 के रिस्पेक्ट में तो 0 डाल देंगे। जहाँ भी प्लस और माइनस में टर्म है और M1 है, प्लस और माइनस में टर्म हो और M1 इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे M1 को क्या कर सकते हैं, बहुत ही छोटा तो 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 लिख दे, क्या लिख दें यहाँ पे, तो ये 0 लिख देंगे तो क्या बचे, -M2 और +M2। तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे 0 लिख दें तो क्या बन गया, ये -U1 बच गया है। और यहाँ पे M1 को 0 लिख दें तो क्या बच जाएगा, 2M2/M2।
यहाँ पे 0 लिख दे तो ट्वाइस m2 बाई m2 तो कैंसिल करके कितना आ जाएगा। तो कोलिजन के बाद तुम्हारा ये हाल होगा। वेक्टर भी लगा दिया। v1 तुम्हारी वेलोसिटी आ रही है मेट्रो की आ रही है, तुम्हारी आ रही है, m1 वाले की v1 हो जाती है। तो पहले तुम कितने से जा रहे थे, u1 से जाते हुए टकरा गया, तो तुम्हारा क्या सिचुएशन होगा, तो तुम्हारी वेलोसिटी कोलिजन का तो माइनस u1 प्लस ट्वाइस u2 हो जाएगा। इसका स्पेशल केस में वेरीफाई कर देता हूँ। अभी तुम्हें तो बहुत जोर मतलब ये इन्फिनाइट टाइम्स इसका यूज कर चुके हो तुम, जाने अनजाने में इन्फिनाइट टाइम्स एक्सप्रेशन का यूज कर चुके हो। देखो इधर मान ले थोड़ी देर के लिए मेट्रो स्टेशनरी है, मेट्रो अगर स्टेशनरी मान लें और तुम जाके पीछे से धक्का मार दिए उसको, मेट्रो स्टेशनरी है तो कितना ये 0 है, तो तुम जाके धक्का मारोगे पीछे से तो क्या हो जाएगा, तुम रिफ्लेक्ट कर जाओगे। मेट्रो स्टेशनरी जाके धक्का मार दिए तो तुम क्या हो जाओगे, रिफ्लेक्ट हो जाओगे। हाँ है नहीं तो वेरीफाई हो जा रहा है ये। या ये अभी जो बॉल वाला केस कर रहे थे कि बॉल को गिराएंगे, क्या करेंगे, बॉल को गिराएंगे, तो बॉल और अर्थ में क्या रिलेशन है, यही रिलेशन है। बॉल बहुत ही छोटा है और अर्थ क्या है, बहुत भारी है, तो क्या हो जाता है वो, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन तुम्हें बता रखा है, ये कोलिजन के बाद वो क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। या अगर और दिक्कत तो दीवार पे मार के देख ले, दीवार क्या हमारा है, मतलब m1 इधर से जा, m1 से बॉल को जो फेंका m1 है और दीवार क्या है m2, तो यही वाला केस हुआ ना कि जो u2 0 है, u2 0 रखोगे यहाँ पे तो तुम्हारा बॉल की क्या वेलोसिटी आएगी, तो माइनस u1 लौट जाएगा। माइनस u1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लौट जाएगा। हाँ या नहीं, तो ये ऑलरेडी काफ़ी बार कर रखा है, वेरीफाई करके दिखा दिया आपको यहाँ पे। और उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेट्रो के ऊपर या दीवार के ऊपर या अर्थ के ऊपर, वो पता कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे वाले में कहाँ कहाँ 0 रख दें, m1 को यहाँ 0 रख दें, यहाँ m1 0 रख दें, तो क्या बचेगा 2m1 बाई m2 u1। देखो यहाँ पे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में किसी को दिक्कत रहा तो नीचे वाला के लिए देख ले, नीचे वाला में कहाँ कहाँ 0 रख दूँ, यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2m1 बाई m2 u1 प्लस यहाँ पे 0 रख दिया, तो कितना आ गया, ये ऐसा कुछ हो गया। ये समझ नहीं है। ऊपर में m1 है बेटा, छोड़ते कब हैं, 0 किसके रिस्पेक्ट रखेंगे, जहाँ पे प्लस और माइनस में होगा। नेग्लेक्ट कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे ऐड हो रहा सब्ट्रैक्ट हो रहा रिलेटिव में करते हैं। नेग्लेक्ट किस में करेंगे, यहाँ पे जो है तो लेकिन m1 जो है यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं रख सकते। हाँ जो पूछा था देख लेगा, यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, यहाँ पे 0 रख सकते क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऊपर में सिर्फ है अकेला ही m1 है, तो वहाँ पे 0 इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। समझ आई बात। तो यहाँ पे कितना आ गया, ऐसा आ गया है। अब क्या करेंगे, ध्यान दोगे, m1 क्या है, छोटा है, m1 छोटा है और ये बहुत ही बड़ा है। तुम्हारा मास कितना होगा, अगर तुम और मेट्रो का एग्जांपल लो, तुम्हारा मास मान लेते थोड़े के लिए 50 किलो तुम्हारा मास, और मेट्रो का मास कितना मान लो, 50 टन मान लो, 50 टन। तो बहुत छोटा टर्म आएगा नहीं आएगा, ये बहुत छोटे वैल्यू को बहुत ही बड़े वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो बहुत स्मॉल हो जाएगा तो 0 अप्रोच कर जाएगा, ये वैल्यू 0 का अप्रोच कर देगा, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। ये वैल्यू 0 को अप्रोच करता है, बट लॉजिक क्या बताया गया, तो जो लॉजिक बताया गया उसी से 0 होगा। m1 को 0 हमने नहीं रखा है, लॉजिक कुछ और यहाँ पे दिया गया, तो क्या निकल के आया, v2 की वैल्यू u2 के बराबर ही रहेगी। मतलब मेट्रो की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने वेलोसिटी से मेट्रो जा रहा था उतने वेलोसिटी से मेट्रो जाता रहेगा। तुम जाओगे, अगर मेट्रो चल रही है तो माइनस u1 प्लस ट्वाइस u2 आ जाएगा, माइनस u1 प्लस ट्वाइस u2। समझ आई बात नहीं आई। और अगर मेट्रो रुका रहेगा तो लौट जाओगे, सीधे ही लौट जाओगे। समझ आ गई बात। कोलिजन के बाद की वेलोसिटी की चर्चा कर दी गई। इस पे किताबों में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसी को ध्यान में रख के हमने इस फंडे को बताया। समझ आई बात। स्पीड ऑफ लाइट से इसको क्या करना, वो लाइट के स्पीड के लिए जहाँ पे v और u रहता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन रहता तब ना। ये देखें, ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे इस फंडे को 2 जगहों पे आपको यूटिलाइजेशन क्वेश्चंस मिलेंगे इन किताबों में। एक किताबों में क्वेश्चन है कि क्या है, तो बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या है,
प्लेटफॉर्म है या कोई क्या है तो लिफ्ट है, बहुत हैवी लिफ्ट है, वो ऊपर जा रही है और ऊपर से क्या करे एक बॉल को रिलीज किया, तो बॉल और प्लेटफॉर्म का क्या हो रहा है, बोलेगा लार्ज प्लेटफॉर्म इज गोइंग अपवर्ड विथ वेलोसिटी दिस, प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है और बॉल को कहाँ से गिराया, ऊपर से गिराया, उसी प्लेटफॉर्म पे गिराया, दिया प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी दिया और बॉल की वेलोसिटी दिया हुआ, तो कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी पूछा गया, डाल देंगे आप यहाँ पे कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी। मान लिया कि बॉल के कोलिजन के पहले वेलोसिटी दिया हुआ था, कुछ समझ नहीं आया, -u1 प्लस u ट्वाइस u2 -u1 प्लस ट्वाइस u2। पहले तो मेट्रो वाले के एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक मेट्रो है, किताबों में मेट्रो नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, तो किताबों में मेट्रो नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, हैवी, ऐसा तो सिम्बोलिकली ऐसा लिखा रहेगा, ये कैपिटल एम है और स्मॉल एम है और ऐसा लिखा रहेगा, कैपिटल एम इज ऐसा लिखा रहेगा। समझ आई बात नहीं है? जहाँ किताब रहेगा प्लेटफॉर्म वाला भी तो प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, बट मेट्रो वाला में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये आया बॉल, बोलता है बॉल कैसे कर ले, इलास्टिक कोलिजन किया, बॉल आकर क्या कर लिया, इलास्टिक कोलिजन किया। देख लो इधर, बातचीत नहीं करेगा लोग, जो बातचीत करना अभी हमें हमसे करें, क्लास खत्म हो जाएगी तब आपस में बातचीत करेंगे। आप बातचीत कर सकते हैं क्लास में, बट इसी पे बातचीत करेंगे कि कोलिजन में क्या हो रहा है, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है, ये कितना बोलेंगे, सपोज 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कितने से जा रहा है बॉल को फायर किया आपने, और ये कितने से जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी निकालनी है, कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी निकालनी है, तो v1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, अच्छा हाँ जी 15 कर दें, 20 कर लें, छोड़े 15 20 कर लें, 20 से जा रहा है और कितने से जा रहा है, ये 15 से जा रहा है। क्या फार्मूला था, -u1 प्लस ट्वाइस u2, रख देंगे आप यहाँ पे, -u1 कितना हमारा 20 आई कैप डाल देता हूँ और 2 टाइम्स 15 जे कैप, जे कैप है आई कैप है, किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। तुमने 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को थ्रो कर दिया, मेट्रो कितनी से जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से, तो कोलिजन में बॉल जो है मेट्रो से टकराएगा, तो टकराने के बाद बॉल की वेलोसिटी निकालो, तो टकराने के बाद बॉल की वेलोसिटी कितना कर देंगे आप, तो डैट विल बी दिस, तो कितना आ जाएगा ये, रिवर्स कब होता है बेटा, 30 और 20, हाँ जी वैल्यू रख के देख लें, इसमें क्या कर दें, अगर आपको ये आप चाहते हैं कि वापस लौट जाए, तो ये टर्म क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। अगर 100 मीटर पर सेकंड से वो आता है, यहाँ 100 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, तो क्या आ जाता फिर माइनस में आता तो लौट जाता, डिपेंडिंग ऑन कि u1 u2 उसके अनुसार से v1 की वैल्यू आएगी प्लस या माइनस, जो आएगा तो ख़त्म हुई बात। ठीक है, ये किसी को कन्फ्यूजन अभी भी बता देगा, तो दूसरा ऐसा कर लें, ये कोई प्लेटफॉर्म है, बहुत हैवी प्लेटफॉर्म है और बॉल को गिराया गया, हैवी प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और बॉल को जस्ट कोलिजन के पहले और स्ट्राइक करने के पहले कि हमें स्पीड दिया हुआ डायरेक्टली 10 मीटर पर सेकंड से। किसी को दिक्कत है, हैवी प्लेटफॉर्म है, हैवी प्लेटफॉर्म है, हैवी प्लेटफॉर्म है, हैवी प्लेटफॉर्म, एक हैवी प्लेटफॉर्म जा रहा है ऐसे और ऊपर से बॉल आ रही है, दोनों का कोलिजन है, वो कोलिजन के बाद किसकी वेलोसिटी पूछा जा रहा है, बॉल की वेलोसिटी, v1 की वेलोसिटी, हाँ है नहीं, तो आइडेंटिफाई कर लोगे। u1 कितना है 10 माइनस जे कैप, क्या लिख देंगे आप, v1 इक्वल टू -u1 कितना 10 माइनस जे कैप, और ट्वाइस प्लेटफॉर्म के लिए ट्वाइस, तो u2 20 जे कैप 40 और
50 जे कैप आ रहा है या कुछ और आ रहा है? 30 आ जा रहा है। माइनस U1, तो माइनस तो रहेगा ही, और U1 की जगह पर तो कितना सारा हुआ, तो 10 एंड माइनस जे कैप से आ रहा है, और 2 टाइम्स U2, तो प्लेटफॉर्म जा रहा है कितने से, तो 20 जे कैप से जा रहा है। तो आइडेंटिफाई करो, जो वैल्यू जाएगा तो वेक्टर में लिख दिएगा, आई और जे लगाना जानते हो तुम, ऐड कर लोगे तुम। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। इन दोनों क्वेश्चंस को ही ध्यान में रख करके तो आपको ये नेग्लिजेंस के लिए बताएगा। तो नेक्स्ट पार्ट फिर से करेंगे आप। रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? रिवर्स प्रोसेस में तो ऐसा बोला जा रहा है कि क्या है, तो अब तुम आगे जा रहे हो, मेट्रो का है पीछे, तो नेक्स्ट पे प्रोसेस में M2 छोटा है और M1 बहुत बड़ा है। उसी सिचुएशन को तुम आगे हो गए और क्या हमारा है, M1 बहुत ही बड़ा हो गया, मतलब पीछे वाला मेट्रो हो गया और आगे वाला तुम हो। आगे वाले क्या हो, तुम हो या बॉल है, जो भी है सिचुएशन है। तो ऐसा केस है फिर से V1 V2, तो किसको जीरो रखेंगे इस पर? ये V1 इजिकल टू M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 एंड U1 वेक्टर में लिख देता प्लस कितना, ट्वाइस, इलास्टिक के लिए काम कर रहा हूँ, ट्वाइस M2 U2 बाई M1 प्लस M2। M2 को क्या रिप्लेस कर दें, जीरो। कहाँ कहाँ जीरो रख दें, यहाँ जीरो रख दें, तो क्या मिल गया, ये वाला टर्म कितना हो गया, ये हट जाएगा, तो कितना मिल गया, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, U1 प्लस ये जीरो रख दिया हमने, ये M2 को जीरो रख दिया, और M1 बहुत बड़ा है, M1 बहुत है, तो बहुत बड़ा से डिवाइड करोगे तो ये टर्म किसको अप्रोच कर जाएगा, जीरो का अप्रोच कर जाएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, V1 था किसकी स्पीड, मेट्रो की थी, तो मेट्रो के स्पीड पे फिर से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेट्रो पीछे से आ रही है, तुम्हें हॉर्न दिया, तुमने तो कान में लगा रखा है, तुम सुन ही नहीं रहो, मेट्रो आके तुम्हें मारा, मेट्रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेट्रो पे कोई फर्क, समझ आ गया लोगों को। हैवी वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हैवी वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिजल्ट आया। जबकि V2 के लिए चर्चा करेंगे अगर हम लोग, V2 के लिए चर्चा करोगे, V2 यहाँ पे इस केस के लिए मेट्रो जो है, M1 किसका रोल कर रहा है, मेट्रो का, मेट्रो का रोल कौन कर रहा है, M1 कर रहा है। M2 की वैल्यू जीरो रख दें आप, M2 जीरो रख देंगे, यहाँ जीरो रख दिया, E की वैल्यू भी तो हट गया ये, तो क्या मिल जाएगा, तो माइनस U2 मिल जाएगा। तुम्हारी वैल्यू से कितनी आ जा रही है, ट्वाइस U1 माइनस U2। V2 की वैल्यू स्पेशल केस देख लें, तुमका U2 तुम्हारा था, या तुम्हारा तो U2 था ना, हमारा ब्लॉक के लिए U2 था। तो अगर तुम प्लेटफॉर्म पे जाकर स्टेशनरी हो, ये अगर जीरो है, मेट्रो आकर के तुम्हें मारा, मेट्रो U1 से चल रहा, तो तुम कितने से जाओगे, समझ नहीं आया कुछ, मेट्रो U1 से आ रहा, तो तुम कितने से जाओगे, तुम मेट्रो के ट्रैक के बीचों बीच खड़े हो जाकर के, ठीक है, तुम खड़े हो स्टेशनरी हो, और कुछ लोग मेट्रो के अंदर हैं, मेट्रो के अंदर वाले कितने से जा रहे थे, U1 से जा रहे थे, और तुम क्या थे, स्टेशनरी थे।
तुम्हें मेट्रो ने आकर हिट किया, तो मेट्रो तुम्हें हिट किया तो तुम कितने से जाओगे? अब तुम स्टेशनरी थे, तो तुम कितने से जाओगे? ट्वाइस U1 से जाओगे, जबकि अंदर वाले लोग कितने से जाएंगे? U1 से ही जाएंगे। तो अंदर रहना सही है, बाहर रहना सही है? अंदर रहना सही है। ट्वाइस U1 माइनस, समझ आ गया वो लोगों को? बाकी वेक्टर में लिख दिया गया, वैल्यूज जो दिए रहेंगे उसको रख करके तुम आंसर निकाल सकते हो। वैल्यूज जो दिए हुए हैं उसको रख करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। कोई डाटा पुटिंग का सवाल हो सकता है, बस किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। तो ये नेग्लिजेंस वाला भी, जहाँ पे M1 M2 ग्रेटर देन कंपेरिजन करना होगा, ये कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो ऑब्लिक इंसिडेंस डाल दें। कोलिजन बिटवीन बॉल एंड अर्थ में ऑब्लिक इंसिडेंस का केस में जा रहा हूँ। ऑब्लिक इंसिडेंस, कोलिजन बिटवीन बॉल एंड अर्थ, ये हर एक किताब में तो ये थ्योरी दिया रहता है, तो एक बार आप समझ लें। आप ऑब्लिक इंसिडेंस एग्जाम्स में भी 2-3 बार पूछा गया। बॉल को हम लोग क्या नॉर्मल इंसिडेंस में क्या लेके आउटपुट लेके निकले थे? गुड नॉर्मल वेलोसिटी E टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है, नॉर्मल वेलोसिटी E टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है, नॉर्मल वेलोसिटी E टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है। ऊपर देखेंगे लेंगे, हम ऑलरेडी जान चुके हैं। अगर ये बॉल चिल्लाता हुआ आ रहा है, ये बॉल चिल्लाता हुआ आ रहा है कि मेरे पास 2 वेलोसिटी है, एक क्या है पैरेलल टू द सरफेस और दूसरा क्या हमारा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये कितना है? तो U1 है और ये कितना है? U2 है। कोलिजन के पहले जो है बॉल ऐसे चिल्लाता हुआ आ रहा है, कोलिजन के बाद ये दोनों बॉक्स फिलअप कर दोगे तुम। बहुत आसान बॉक्स है, देखेगा कोलिजन के पहले ये दोनों चिल्लाता हुआ आ रहा है, ऊपर देखेगा ये ऐसा आ रहा है, चिल्लाता हुआ आ रहा है, मेरा U1 है U2 है, ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आकर कोलाइड करेगा। तो कोलाइड करेगा तो तुम्हें बताया गया, अभी भी बताया गया था कि ये वाला जो नॉर्मल कंपोनेंट होगी, तो ये वाला नॉर्मल कंपोनेंट कितने से आएगी? E टाइम्स U2 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू कितनी हो जाएगी? और जबकि बताया था कि सरफेस के पैरेलल टेंजेंट के डायरेक्शन में तो कोई चेंज है। तो ये पहले कितना था? U1 था, तो यहाँ भी कितना लिख दोगे तुम? समझ आ गया होगा? तो फिलअप कर दोगे, तुम्हारे आंसर निकल के आ जाएंगे। अगर डायरेक्टली कंपोनेंट में ब्रेकआउट कर दिया, ये कंपोनेंट अगर पता है, नॉर्मल और पैरेलल कंपोनेंट अगर पता है, तो कोलिजन के बाद के लिए तो फिलअप करना हो तो कितना कितना डाल देंगे? कोलिजन के बाद फिलअप करना ये दोनों वैल्यूज, तो ये वैल्यूज कितना हो जाएगा? E टाइम्स U2 और ये U1 हो गया। E टाइम्स U2 एंड U1। किसी को कन्फ्यूजन बताएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट कंजर्व रहेगा, और कौन सा कंपोनेंट है? तो सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है तो क्या हो जाएगा? E टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बोलना सही है, या फिर सरफेस के पैरेलल सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट? सरफेस के पैरेलल एंड सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलना सही है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गलत हो जाएगा कुछ जगहों पे इंटरप्रिटेशन। क्लियर हो गई बात? देख लें यहाँ पे। चलें फिलहाल इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ये अगर एंगल पे दिया रहेगा, ये मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दे दिया। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि कभी भी एंगल पे फेंका जाता है, किस में फेंका जाता है? तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ दोगे तुम। किस में तोड़ दोगे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ दोगे। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ने के बाद वर्टिकल कंपोनेंट की E टाइम्स मैग्नीफाई कर दोगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तो उतना ही रहने दोगे। अल्टीमेटली जो है, मान लें थोड़ी देर के लिए कितने वेलोसिटी से फायर किया गया? U से फायर किया गया, U से फायर किया गया। कितने एंगल पे? नॉर्मल से थीटा एंगल पे। U वेलोसिटी से नॉर्मल से थीटा एंगल पे तो फायर किया गया। ये जो है कोलिजन के बाद ये कितना एंगल दिया, तो नॉर्मल से फाई एंगल पे लौट गया। ये कोलिजन के बाद नॉर्मल से कितने एंगल पे लौट गया? फाई एंगल पे लौट गया। अब वेलोसिटी V से लौट गया। कितने से लौट गया? वेलोसिटी V से लौट गया। देखिए इधर,
लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। जो था पहले तो कंपोनेंट बता दें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बता दें। यहाँ पे ये एंगल थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कम वर्टिकल से एंगल कितना दिया हुआ, वर्टिकल से थीटा दिया हुआ, ये वर्टिकल से ये एंगल है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है इसमें, कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कितना है, यू साइन थीटा। क्लियर बात है ये, वर्टिकल यू कॉस थीटा, तो ये वाला कितना कह देंगे, इसका जो वर्टिकल लौटेगा ई टाइम्स ई इंटू यू इंटू कॉस थीटा, और जो यू साइन थीटा है वो क्या रह जाएगा, तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये गिवन बेसिकली ये गिवन है, ये फाई निकालना और यू एंड थीटा गिवन है, ये दोनों गिवन है और ये दोनों निकालना है। समझ आई बात कुछ? देखोगे एक तो आंसर तुमने बता दिया कि देखो इधर फाई एंड भी निकालना, क्या निकालना है, फाई एंड भी। चलो डायग्राम बना ले पहले, काफ़ी लोग डायग्राम बनाने में इंटरेस्टेड है। यू स्पीड से थीटा एंगल पे, तो थीटा क्या हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाई इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यू इज द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंस एंड बी इज द वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। निकालना क्या है, तो रिफ्लेक्शन एंगल रिफ्लेक्शन वेलोसिटी निकालनी है, रिफ्लेक्शन एंगल रिफ्लेक्शन वेलोसिटी निकालनी है। रिफ्लेक्शन एंगल रिफ्लेक्शन वेलोसिटी निकालनी है। रिफ्लेक्शन एंगल ऊपर देगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये कंपोनेंट आपको पता है, आने वाला कंपोनेंट यू कॉस थीटा और ये यू साइन थीटा। हाँ एक और प्रोग्राम जो है तो हमने लाया है कि आज से जो है तो लास्ट में 5 मिनट डेफिनेटली ये वाला काम तो डेली डेफिनेटली करूँगा। तो ऑलमोस्ट कम से कम एटलीस्ट 5 लोगों से तो मैं ये पूछूंगा कि अब तक जो सिलेबस पढ़ा दिया गया वो उस सिलेबस से नीट 2023 में तो क्या क्वेश्चंस आएंगे। आप पढ़ के आते हैं ना, तो आप बताएंगे कि हाँ जो हमें जितना भी वेक्टर्स यहाँ तक पढ़ाया गया उसमें से हमें ये लग रहा है कि ये आने वाला गैलीलियो नियम फिर से पूछा जा सकता है। गैलीलियो नियम तुम्हें याद हो 2020 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, 2013 में भी पूछा गया। समझ आई बात नहीं है? तो 2023 में रिपीट करेगा नहीं करेगा, तो फिलहाल तो ऐसे आप तो मार्कआउट करें। अगर मार्कआउट पहले से नहीं करेंगे तो लास्ट में हार जाते हैं लोग, जैसा कल इंडिया हार गई। समझ आई बात नहीं आई? बता आप सोच सकते पूरी दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र, पूरे पता है ना तो पूरे वर्ल्ड में जो है तो पॉपुलेशन वाइज जो है पॉपुलेशन का ही गेम है ना, तो उसमें इंडिया हार गई। इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब बस इतना है कि जब टाइम था तो उस पर काम नहीं किया, और कोई दूसरा मतलब नहीं है। सक्सेस तुमने एलिमेंट्री में हम जब तुम्हारे एज में रहे थे ना, तो उसमें जो आपका ये बुकलेट होता ना, इसके पीछे एक लाइन लिखा होता था, असफलता का एकमात्र कारण ये है कि आपने सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया, और कोई दूसरा लॉजिक नहीं होता। जहाँ पे आपको काम करना चाहिए था वहाँ पे कुछ दूसरा कर रहे थे, बस एक ही मंत्र होता। अदरवाइज अगर आप सारा आदमी फोकस्ड रहेगा तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही उससे। समझ आई बात नहीं आई? तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है अभी से स्टार्ट हो जाएं कि अब ऐसा नहीं कि हम बाद में प्लानिंग करें। काफ़ी लोग प्लानिंग करते हैं कि सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो उनका जो है तो सिलेबस ख़त्म हो जाने के बाद प्लस लाइक हाई तो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि अब क्या करें, इतना काम करना। अगर पहले से करते रहेंगे, मार्कआउट करते रहेंगे, काफ़ी काम हमारा ऑलरेडी किया हुआ रहेगा तो हमें आसान पड़ेगा। समझ आई बात नहीं? ये आपसे बोला जा रहा है। ऊपर देखेंगे तो वो काम डेफिनेटली हम लोग करेंगे, कुछ करें या ना करें वो तो करेंगे। यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा, एंड यहाँ पे तो यह ऑलरेडी हर एक बच्चा जान चुका है। ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कितनी हो जाएगी इस ट्रायंगल में, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू। ये वाला वैल्यू हर एक बच्चा बोल रहा है यू साइन थीटा ही रहेगा।
ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू ई यू कॉस थीटा। हर एक बच्चा ये बोल रहा है, हर एक लोग ये फिलअप कर सकता है, ये वही रह जाता है। और ये ई टाइम्स, किसको ये दिक्कत है इसमें ऐसा लिखने में, जिनको दिक्कत है बता दें। कल से मैं बोल रहा हूँ ये बात बार बार कि नॉर्मल कंपोनेंट ई टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है। कल मैं क्लास में निकलने से पहले भी ये इसलिए बोल रहा था कि कल मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, इसलिए लोगों को दिमाग में सेट हो जाए बातें कि नॉर्मल कंपोनेंट ई टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है, ई टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है। समझ आई बात नहीं आई? आपके दिमाग में फंडे को घुसाने के लिए तो हमारी तरफ से कोई चूक नहीं होगी, बट आपको भी अपना ये क्या करना रहेगा, ओपनिंग करना रहेगा कि एंटीना को ओपन कर लें। समझ आई बात नहीं आई? एंटीना को ओपन कर रहे हैं। हमारी हर एक में सोच यही रहती है कि आपके अंदर फंडे को कैसे इंटर करवा दें। तो ई टाइम्स क्या हो गया हमारा, नॉर्मल कंपोनेंट मैग्नीफाई हो गया, तो यू कॉस थीटा आया ई टाइम्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर देगा। अब हमने जो वेक्टर में पढ़ा है वो यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये जो है तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन राइट है। ये वाला ट्रायंगल, राइट साइड वाला ट्रायंगल देख लें। ये थोड़ी देर के लिए वाला ट्रायंगल गायब कर देता हूँ। राइट वाला ट्रायंगल में वेक्टर में पढ़ाया था, tan फाई कितना लिखेंगे, यही फाई वाला एंगल निकालना था ना। tan फाई की वैल्यू कितना लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर। सामने कौन दिख रहा है एंगल के सामने, यू साइन थीटा, और नीचे और वो जो ऐसे लोग जो हैं कि जिनका डेडिकेशन ऐसा है कि हमें 720 से कम नहीं लाना। नीट 2023 में हमें कितना 720 ही एग्जैक्टली चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए हमें। तो ऐसे लोग जो डेडिकेटेड हैं तो भी चार्ज हो जाए, क्योंकि मैं उसके लिए भी प्लान ला रहा हूँ। हाँ, ये बहुत ही मतलब 1 सप्ताह के अंदर ही प्लान ला रहा हूँ कि जो ऐसे ही डेडिकेटेड होंगे, कमिटेड होंगे, हमें लाना ही लाना। उनका कोई जरूरी नहीं कि पढ़ने के लिए कैसा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। कमिटमेंट एक होती है कि हाँ हमें अंदर फायर, हम 4 बजे उठ जाते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, तो ऐसे लोगों को मैं इस बार जो है तो कंप्लीट कंट्रोल में रख करके उनको 24 घंटे गाइड करूँगा। समझ ये बात नहीं आई? वो जैसे भी होगा, क्योंकि बताया पहले भी बोला होगा आपको कि ये बातें मैं ये वो कि 720 लोग यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं वो लेके आए। ऐसा जो है तो हर एक साइड डायलॉग देता हूँ, तो काफ़ी लोग इस डायलॉग को पकड़ लिए। अब वो रास्ते में पूछना शुरू कर देते कि क्या तुम्हारा तो आया नहीं, 720 तो तुम्हारा कोई लाया नहीं। समझ आई बात नहीं आई? तो मैं उस मोड में जा रहा हूँ कि नहीं, इस बार हमें लाना ही है, जैसे भी है तो लाएंगे। तो लाएंगे आप लोग, तो कमिटमेंट आप लोग को करना पड़ेगा। हम तो हर एक बार कमिटेड होते हैं। आपको बताया कि हर एक बार जो है किसी भी साल का आप बदला के एक बार को एक क्वेश्चन भी दिखा दें कि नोट्स से बाहर आ गया, तो हम तो कमिटेड हैं। बट जो है कि तो कमिटमेंट लास्ट फायर तो आपको करना होगा, लास्ट फायर आपको करना होगा। तो अब जो है ना पूरा माहौल भी है, अभी हमारे पास टाइम भी है। अभी दिसंबर आने वाला है, और एग्ज़ाम डेफिनेटली मई के पहले तो नहीं होगा। मई में हो सकता है या ऑनवर्ड्स ही होंगे। इनफ टाइम है हमारे पास। समझ आई बात नहीं? तो आप जो है तो आपके पास टाइम है कि अनाउंसमेंट करूँगा, मान लिया कमिंग वीक में डेफिनेटली कर दूँगा कि हाँ आप अपना नाम दे जो कमिटेड है। अभी सोचेंगे ना घर पे, आप भी टाइम लेंगे ना थोड़ा सोचने में कि हाँ हमें करना नहीं करना। कमिटेड होने का मतलब कि हमें अब करना ही करना। आप सोचें कि हम अपने अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट लाएँ कि हम भी उस लीग में जाएँ कि हमें 720 लाना ही लाना। और उसके लिए पनिशमेंट नहीं होगा कि ऐसे नहीं सोचेंगे कि नहीं लाऊंगा तो फिर पनिशमेंट करेगा ये। काफ़ी लोग इनका फोटो लगा हुआ, वो लोग उसी लिए जोन में थे। कौन सा इनका एक नाम है, क्या है, एक किसी का बड़ा फोटो लगा हुआ, क्या नाम है उसका? हाँ, अरबाची। तो उसको भी इस जोन में रखा था, लेकिन उसने बोला कि सर हमारे कुछ मिस्टेक हो गया, सॉरी। ठीक है, ऐसा कुछ पनिशमेंट नहीं होता ऐसा कि नहीं आया तो कुछ। 665 थे उसके उस समय, शायद 665 है शायद। हाँ, और उसमें 695 हाईएस्ट था।
चलें कुछ नहीं, तो आप ला सकते हैं 720 में, ऐसा कोई नहीं है। जो पढ़ा दीजिएगा अभी से सिंसियर हो जाते हैं, प्रॉपर वे में काम करते हैं, नेचर के साथ रह करके। नेचर के साथ रहना मतलब 4 बजे उठ गया, उससे मैं स्टार्ट हो गया, समझ आएगा तो आसानी से आ जाएगा। ऐसे नहीं मैं बोलता हूँ कि 11 बजे जो उठते हैं उनका नहीं आता। काफ़ी लोग 11 बजे भी उठते हैं, उनका टाइम टेबल अलग होता है। वो जानते हैं कि 2 बजे से मेरा एग्जाम में भी 11 बजे उठेंगे, वो इस पैटर्न पे सेट करता है, उनका भी आ सकता है। बट 4 बजे उठने वाले का रिलेटिवली आसानी से आ जाएगा। 4 बजे नहीं उठ पाते, 5 बजे से कर लिया, शुरू काम कर लिया आपने, ठीक है। चलें फिलहाल tan phi = tan θ/e समझ आ गया होगा लोगों को, वेक्टर का काम करना है। थीटा हमने कहाँ लिया, हमने तो ये लिखा कि फाई है, रिफ्लेक्शन वेलोसिटी नॉर्मल के साथ कितना एंगल पे जा रही है, फाई जा रही है। रिफ्लेक्शन एंगल कितना है, फाई है रिफ्लेक्शन एंगल है। हम ये वैल्यूज बता रहे हैं कि ये वैल्यूज हमें पता है, ट्रायंगल में ये वैल्यूज पता है, ये वैल्यूज हमें कोलिजन के बाद पता हो गया ना। इधर से फायर किया था तो कोलिजन के बाद इन दोनों की वैल्यूज हमें पता लगी, ये वाली और ये वाली है। तो ये यही वाली वैल्यूज है ना, ये वाली और ये वाली वैल्यूज, ये वाला जो यहाँ कर दिया। आपको परेशानी मैं समझ गया, आपको क्यों दिक्कत हो रही है, अभी वो भी बता देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आपको, नहीं हुआ ना। tan phi = tan θ/e आ गया। अब b की वैल्यू तुम बता दो कितना आया, b की वैल्यू बताओ पाइथागोरस से। स्क्वायरिंग एडिंग कर दें अंडर रूट में, b की वैल्यू हर एक बच्चा बता सकता है पाइथागोरस से। b = √u², u कॉमन ले लूँ तो sin² θ प्लस sin² θ प्लस e²। जिसको कन्फ्यूजन v और u में बता दें, v एंड फाई में। कोलिजन के बाद जो है नॉर्मल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट निकाल लिया, और पाइथागोरस से तो नेट स्पीड निकाल लिया, रिफ्लेक्शन स्पीड और रिफ्लेक्शन एंगल। हाँ हाँ वही मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी लोग ना पहले कभी उसको पढ़े होंगे तो उनको याद आ रहा होगा, वैसे भी कर सकते हैं। ये आसान पड़ेगा, वो उससे भी कर लेते हैं। ये प्रोसेस आसान पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपाउंड निकाल लिया, tan phi की वैल्यू जिसके साथ एंगल वेक्टर में पढ़ा था, जिसके साथ एंगल वो कंपाउंड को कहाँ रख दोगे, नीचे। तो किसके साथ एंगल लिया, नॉर्मल के साथ। नॉर्मल कंपाउंड क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे। तो tan phi = tan θ/e आ गया, हाँ या नहीं। इलास्टिकली वेरीफाई हो गया, इलास्टिकली ई की वैल्यू 1 रख दो तो θ/φ क्या आ गया, बराबर आ गया। और e = 1 रख लो तो b = कितना आ जाएगा, समझ आ गया होगा लोगों को। परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए, तो परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए तो e 0 हो जाएगा, तो b = u sin θ, और e 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनाइट हो गया। तो tan phi = इन्फिनाइट, तो phi = 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री का मतलब क्या, मतलब ऐसा हो जाएगा, कोलिजन के बाद ऐसा हो जाएगा। कोलिजन के बाद tan phi 90 होने का मतलब ये एंगल तो इधर हो गया पूरा, समझ आई बात नहीं। 0 phi 0 होने का मतलब नॉर्मल होना था, रिफ्लेक्ट ऊपर हो जाता, 0 होता फाई, और फाई 90 होगा मतलब क्या हो गया। ये कुछ समझ में आया, मजा आया तुम्हें। क्या साइंस छिपा हुआ बताया इस ये इलास्टिक कोलिजन में रिफ्लेक्शन एंगल 0 होता है। इलास्टिक कोलिजन में रिफ्लेक्शन एंगल, समझ आया ये तुम्हें, गुड। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में रिफ्लेक्शन एंगल 90 होता है, रिफ्लेक्शन एंगल। ये भी समझ में आया। पहला स्टेटमेंट बोलेंगे साहब, रिफ्लेक्शन एंगल 0, परफेक्टली इलास्टिक में 90 होता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इलास्टिक से इन इलास्टिक कोलिजन में तो रिफ्लेक्शन एंगल बढ़ता है या घटता है, अरे बढ़ रहा है ना। इलास्टिक में रिफ्लेक्शन एंगल 0 होता है, और इन इलास्टिक में ज़्यादा ही कुछ आएगा, तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, हाँ करेगा ना। तो ऐसे भी ऑप्शन दिए रहता है कि एंगल भी 2 बना देंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि इसको tan phi = tan θ/e डिराइव करना आ गया। tan phi = tan θ/e कैसे डिराइव किया बेटा, बोलेंगे कि
नॉर्मल कंपोनेंट ये निकाल लिया ई यू कॉस थीटा और पैरेलल कंपोनेंट यू साइन थीटा और tan फाई की वैल्यू तो नीचे रख देंगे नॉर्मल कंपोनेंट, तो tan फाई इक्वल tan थीटा बाई ई हो गया, खत्म बात। 90 बेटा बोला कि अगर ये बोलते हैं कि ये वाला जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो थीटा को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और फाई को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये बोला है कि अगर नॉर्मल आता, अगर ये क्या होता हमारा ऐसे नॉर्मल बॉल आती तो इंसिडेंस एंगल 0 था और रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि अगर थीटा पे आ रही है तो ये फाई है, तो फाई की वैल्यू हम जान चुके हैं tan फाई इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा बाई ई की वैल्यू क्या रख दिया है कंप्लीटली इन इलास्टिक के लिए 0, तो ये वैल्यू कितने को अप्रोच कर जाएगा, तो tan फाई इक्वल टू इन्फिनिटी, tan फाई विल बी इन्फिनिटी या फाई विल बी पाई बाई 2, तो फाई जो है तो पाई बाई 2 मतलब ये ऐसे इधर जाओगे तो फाई की वैल्यू 0 होती है और इधर जाएंगे तो फाई कितना हो गया 90, तो बेसिकली ऐसे बॉल जा रही है, जैसे कोलिजन के बाद बॉल इधर जा रही है 90 हो गया। तो जब इलास्टिक कोलिजन में तो इधर ही लौटा था और बाद में इधर जा रही है, तो रिफ्लेक्शन एंगल इलास्टिक कोलिजन से इन इलास्टिक कोलिजन की तरफ जाएंगे, तो रिफ्लेक्शन एंगल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे कोई दो एंगल दिए रहेंगे कि इन इलास्टिक में क्या दिए रहेंगे, तो दो एंगल दिए रहेंगे, एक इन इलास्टिक के लिए, एक परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए, और दोनों एंगल में कौन बड़ा है छोटा, तो क्या बताएंगे आप, परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या हमारा मैक्सिमम होता है रिफ्लेक्शन, क्या हो जाता है वो मैक्सिमम हो जाएगा। समझ आई बात, नहीं आई, नहीं समझ में आ गया नहीं आया। tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई ई, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए फाई की वैल्यू 90 समझ में आ गया, 90 का होता है ऐसा हो जाएगा ये। वी एंड फाई निकालने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे, वी एंड फाई निकालने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे। वंस मोर इसी मेथड को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बाकी जो है तो दूसरा एक लंबे तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, देख लेंगे। यहाँ पे बहुत आसान काम है। ये कितना हमारा थीटा, कितने से फायर किया, यू से फायर किया। बच्चा बोल रहा है कि ये वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा, ये कितनी यू कोलिजन के बाद, तो हम जान चुके हैं कि ये वाली कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा, और ये वाली कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा। हमें इसको किसमें, तो ये ट्रायंगल पता चल गया, ट्रायंगल में ये फाई मान लेते हैं इस एंगल को, रिफ्लेक्शन एंगल को फाई मान लेता है, tan फाई को वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan फाई tan थीटा बाई ई आ जाएगा। और ये हाइपोटेनस निकालना, तो हाइपोटेनस निकालना तो दैट दिस वैल्यू विल बी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू द यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ये जो है तो बस सिंगल लाइन का फिजिक्स है कुछ कोलिजन का, कि वेलोसिटी इतना टाइम से हो गया, ई टाइम से यू कॉस थीटा हो गई, इतना फिजिक्स है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, वेक्टर कर रहे हैं, तो फाई निकालना है जो कौन सा वेक्टर, जो कि ऑलरेडी आपको वेक्टर में बताया था कि जिसके साथ एंगल को डिवाइड करके निकाल लेते, और ये हाइपोटेनस निकालना, तो वेक्टर का काम कर रहे हैं, पाइथागोरस का काम कर रहे हैं। हाँ, tan थीटा इक्वल tan फाई, थीटा इक्वल टू फाई। हम जानते हैं इलास्टिक में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर होता है, वी और यू बराबर होता है, वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ पे। अरे तो ऐसे गिरता तो उसी को बोलते हैं नॉर्मल से इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से मेजर किया जाता है ये, तो नॉर्मल ही गिरा होगा तो कितना एंगल हो गया, ये आने वाली है नॉर्मल से इधर ही गिर रही है, तो इसके साथ एंगल कितना हो जाएगा, और जा भी रही इधर ही लौट रही है, तो उसके साथ एंगल कितनी हो गई, 0 हो गई। नॉर्मल लाइट रे आती है तो क्या मानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रिफ्लेक्शन को में तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना मानते हैं, नॉर्मल से मेजर किया जाता है। कहाँ से मेजर किया जाता है, नॉर्मल से मेजर किया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन। किसी को कन्फ्यूजन अभी भी बताएगा तो फिलअप कर लें वैल्यूज। ये देख लें, वैल्यूज दे दिया जरा से ऊपर देगा, वैल्यूज ये फिलअप कर लेना।
ई की वैल्यू दिया हुआ, ई की वैल्यू दिया हुआ 40 मीटर पर सेकेंड। ये जो एंगल कितना 37 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट बताने हैं, ये वाला कंपोनेंट बताने हैं, 5 बताने हैं। ये कंपोनेंट की वैल्यू, ये कंपोनेंट की वैल्यू, 5 की वैल्यू, tan 5 की वैल्यू और ये v की वैल्यू। और रिफ्लेक्शन कितने स्पीड से वो बताने हैं, कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट क्या होती है। वो 40 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 37 डिग्री पे आ रहा है, ई की वैल्यू 1/2 है। तो बाकी ये बॉक्सेज भरने हैं कि ये कितना होगा, ये कितना होगा, भी कितना होगा, 5 कितना होगा। बहुत आसान है। नॉर्मल कंपोनेंट कितना हो गया हमारा, ये 32 है क्या, नॉर्मल कंपोनेंट 32 है और हॉरिजॉन्टल 24। तो 24 यहाँ पे फिलअप कर दूँ, ये 24 फिलअप कर दिया। ये 40 का कंपोनेंट तो ब्रेक कर ले रहे हो तुम, 40 का नॉर्मल के साथ एंगल 37 है, तो 40 इंटू cos 37, cos 37 इज 4/5, तो वो कितना आ जाएगा, तो 32। तो हर लाइक नॉर्मल कंपोनेंट 32 है। तो इसमें इस वाला बॉक्स में कितना लिखेंगे, 32 इंटू ई, तो 32 इंटू ई की वैल्यू 1/2, तो कितना आ गया, 16 आ गया। सही है गलत है, तो tan 5 की वैल्यू कौन लिखेगा, tan 5 ट्रायंगल में, tan 5 परपेंडिकुलर बाई बेस 24/3/2 और v की वैल्यू कौन बताएगा, v वैल्यू 16 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 8 दोनों में 8 इंटू 2 है, 8 कॉमन ले लें, तो डेट विल बी 4 + 9। देख लो ये आ रहा, कुछ और आ रहा है। सिक्सटीन का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कर लोगे, 16 में 8 इंटू 2 लिख लोगे, तो 8 और 8 इंटू 3, तो 8 कॉमन आउट हो जाएगा, 2 तो 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। या और भी तरीके से किसी को कर लोगे, बेसिकली 16 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर है, बाकी यही कुछ आ रहा है, कुछ और आ जा रहा है। बेसिकली है क्या, ये 16 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। हाँ जी, कंपोनेंट में फोड़ना था, कंपोनेंट में फोड़ना था, फंडा में कोई दिक्कत नहीं थी, फंडा तो हॉरिजॉन्टल वाला सेम ही रह जाता है और नॉर्मल वाला ई टाइम्स मैग्नीफाई हो गया, तो 32 इंटू ई की वैल्यू 1/2 दिया हुआ, तो 16 आ गया। बाकी वेक्टर का काम करना आगे, tan 5 और v निकालना, वेक्टर का काम करना है। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, दूसरा डेरिवेशन भी किसी को बताऊं या उसको जरूरत है नहीं, देख लें ऊपर देगा। ये इतना पता चल गया ना, एक ऐसे भी काफी लोग इसलिए कंफ्यूजन चल रहा था किसी कुछ लोगों को, ये जो है तो यू साइन थीटा आ चुका है, कितना आ चुका हॉरिजॉन्टल वाली, और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि ये भी है ना, भी है क्या ये, और ये एंगल कितना मान लिया हमने, तो इसको भी ब्रेक कर देते हो, तो वहाँ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v sin 5,
तो u cos थीटा से इक्वेट करते हैं, सॉरी v cos साइन फाई को u और नॉर्मल कंपोनेंट तो v cos फाई इज इक्वल टू EU। यहाँ से भी स्क्वायरिंग एडिंग करोगे डिवाइड करोगे तो tan फाई और v की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। काफ़ी लोग इसके कारण कंफ्यूज हो रहे थे कि ऐसा कुछ क्यों नहीं लिख पाया हमने, तो यहाँ से भी निकल जाएगा, बट हमारे आंसर से वो आसान पड़ेगा। वेक्टर थोड़ा भी समझ में आता है तो वहाँ से तुरंत आ जाता है। अदरवाइज किसी को कुछ मान ले v और फाई मान ले तो v साइन फाई हो गया इजिकल टू u को साइन थीटा और v cos फाई इजिकल टू EU, दोनों को डिवाइड करते हैं tan फाई की वैल्यू निकल जाएगी tan थीटा फाई और स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं तो v की वैल्यू निकल जाएगी। आंसर उतना ही आएगा। क्लियर हो गया वो लोगों को। हमने जो थीटा फाई लिया कहाँ से लिया है, नॉर्मल से। अगर सरफेस से एंगल पूछेगा तो 90 माइनस फाई करके बता दोगे। कैसे बता देंगे आप, समझ आ गया होगा। अगर सरफेस से एंगल बोल दिया, सरफेस से एंगल बोल दिया, सरफेस से एंगल बोल दिया, सरफेस से अगर कल को बोल दिया कि ऐसे आया था थीटा पे, देख ले इधर, और इधर जा रहा है साइज से, कितने एंगल पे जा रहा है, थीटा एंड साई में रिलेशन निकालना। तो हम क्या बताएंगे, ये नीचे साई दिया हो तो ये कितना हो गया 90 माइनस साई, मतलब फाई की जगह पे क्या रख देंगे आप, तो tan फाई इजिकल टू tan थीटा वाई था हमारा फार्मूला। फाई के जगह पे क्या डाल दूँ 90 माइनस साई, tan 90 माइनस साई कितना हो जाएगा, .w cot साई। समझ आ गया होगा लोगों को। तो ऐसे भी कुछ जो है ऑप्शन दिए रहते हैं, मैनेज कर लोगे तुम। सरफेस से एंगल ले लिया, चलो तो जैसे 5 आदमी तो बोल ही दें फटाफट कि क्या आपको लग रहा है, आज से स्टार्ट ही कर लेते हैं। हाँ जी, क्या टॉपिक आपको लग रहा है कि अभी तक जो पढ़ाया गया उसमें से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले, रेंज एंड कौन सा क्वेश्चन आएगा, रेंज और मैक्सिमम हाइट से। आप ऐसा बोलना आर tan थीटा इक्वल टू 4h, ऐसा इस पे आएगा। सोच करके आएंगे, अगली बार से थोड़ा सा सोच के आएंगे ये हमें क्या बोलना है। अब तो पढ़ लिया ना, सोचना शुरू करोगे, विनर बनना, चैंपियन बनना, तो समझ आएगी। आप बताएंगे साहब सिग्निफिकेंट फिगर अभी हमने डील किया, जो डील किया उसमें से आउटलाइन करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर से तो आएगा ही, और वो ऑलमोस्ट सब लोग को पता ही रहता है कि क्या आना। चलें, हाँ जी, प्रोजेक्टाइल में वर्क डन जो है तो 0 होता है, पावर भी क्या होता है हमारा 0 होता है। हाँ बताएं आप साहब, बताएंगे। हाँ, किस पॉइंट पे कांटेक्ट छूटेगा तो कितना एंगल है, तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 या थीटा की वैल्यू निकालने के लिए u² + 2gr/3gr। ओके, आगे नेक्स्ट टाइम करते हैं उसमें।